अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ पे, नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज़ पे और अर्बन प्रॉपर्टी क्या होती है, रूरल प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पर थोड़ी-सी बात करेंगे। हो सकता है कि आज की सिटिंग में हम ज़्यादा जो है वो तफ़सीली गुफ्तगू ना कर सकें और इस सिटिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़े या 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़े। बहरहाल जो भी सूरत-ए-हाल है, तो जहाँ तक टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ की बात है, तो आम तौर पर 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक वो प्रॉपर्टी जिसे मनकूला जायदाद या मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके, उसको शिफ्ट किया जा सके। जैसे कोई गाड़ी है, ट्रक है, बस है, कोई मशीनरी है, कोई अजनास हैं, किताबें हैं, कुर्सियाँ हैं, फर्नीचर है, बहुत कुछ है, लाखों चीज़ें हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती हैं। इनको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं या मनकूला जायदाद। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं गैर मनकूला जायदाद यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि अपनी जगह पे फिक्स हो, जिसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना किया जा सके। जैसे कोई घर है, कोई प्लॉट है, कोई दुकान है या कोई फैक्ट्री है, मिल है। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ या जायदाद गैर मनकूला कहते हैं। इसके अलावा एक तीसरी प्रॉपर्टी भी होती है, जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। मसलन आप अगर कोई बिज़नेस करते हैं, तो आपने अपने बिज़नेस का नाम रजिस्टर करवाया हुआ है, उसका लोगो रजिस्टर करवाया है। इस प्रॉपर्टी को, जो आपने अपना बिज़नेस का नाम रजिस्टर करवाया है या अपना लोगो रजिस्टर करवाया है या अपनी कोई प्रोडक्ट का डिज़ाइन रजिस्टर करवाया है, ऐसी जो ये भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपका नाम कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपका लोगो अगर आपने रजिस्टर करवाया तो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता आपके प्रोडक्ट का, या आपका जो बिज़नेस है उसका कोई नाम आपने दिया है, तो उस तरह का नाम का बिज़नेस कोई और नहीं रख सकता। तो इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये आम तौर पर हमारे जो भी हमारी सोसाइटी है उसमें ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं या वो एग्ज़िस्ट कर रही होती हैं। अब जहाँ तक बात है मूवेबल प्रॉपर्टी की, यानी ऐसी जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके, जिसे जायदाद मनकूला भी कहते हैं। तो इसमें अगर हम इसको देखें थोड़ा-सा, तो जब भी आपने इसका कोई एग्रीमेंट करना है, इसको खरीदना है, यानी इसकी खरीदो-फरोख्त का एग्रीमेंट करना है, तो डेफ़िनेटली अगर आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई बस खरीदनी है, कोई मशीनरी खरीदनी है या और बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आपने खरीदनी है, फर्नीचर वगैरह खरीदना है, तो आम तौर पर तो आप उसकी पेमेंट कर देते हैं और वो बिल वगैरह आपको मिल जाता है उसका, और उसकी बुनियाद पे आप जो है वो जायदाद जो है, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वो खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं इसमें जिनके लिए आपको बाकायदा जो है किसी उस जायदाद के मुतल्लक जो एक्सपर्ट होता है उसकी ओपिनियन बहरहाल दरकार होती है। जैसे अगर आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, तो डेफ़िनेटली पहले सबसे पहले आपको उसको किसी मैकेनिक को दिखाना चाहिए। वो उसको देखे कि इसका इंजन जो है वो ठीक है, इसकी जो फ़र्श है वो ठीक है या नहीं, या इसके जो दरवाज़े वगैरह हैं, या इसको कोई अपना कोई ऐसा तो नहीं है कि अपना इसकी कोई एक्सीडेंट हुआ था, बाद में ये जो है वो रिपेयर हुई है। इसके टायरों की क्या सूरत हाल है। तो डेफ़िनेटली ये एक जो मैकेनिक होगा वो इसी को देखेगा और उसके मुताबिक फिर इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो आप तय करेंगे कि ये कितने तक की जो है वो गाड़ी हो सकती है। इसी तरह अगर आपने कोई मशीनरी वगैरह लेनी है, तो डेफ़िनेटली आप उससे मुतल्लक जो भी उस मशीनरी से मुतल्लक कोई एक्सपर्ट है, उसको मशीनरी दिखाएँगे। वो देखेगा उसको कि इसमें कौन-कौन सा पुर्ज़ा जो है वो रिप्लेस होने वाला है, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये मशीन जो है वो उसको काम करेगी, आपके काम आएगी भी या नहीं आएगी, और ये कितने अरसे तक जो है वो चलेगी। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक एक्सपर्ट बता सकता है, और उसको उसकी फिज़िबिलिटी रिपोर्ट को सामने रख के, और जो है उसकी मार्केट वैल्यू को, ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को सामने रख कर के, और उसका फ्यूचर में वो कितना अरसा चल सकती है और उसकी जो वैल्यू डेप्रिशिएट होनी है,
اس کو سامنے رکھ کر کے تو آپ نے ایک ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے، ایک آپ نے خرید و فروخت جو ہے اس کو کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایگریمنٹ ہی کرنا پڑ جائے آپ کو کسی مشینری کے متعلق یا کسی گاڑی وغیرہ کے متعلق، تو ڈیفینیٹلی اس میں 2 گواہ ہونے چاہیے، اسٹیمپ پیپر پراپرلی بینک سے نکلا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ دونوں کے درمیان کنڈیشنز طے ہوئی ہیں، یعنی سیلر کے درمیان اور بائر کے درمیان، خریدار کے درمیان اور مالک کے درمیان، فروخت کنندہ کے درمیان جو بھی آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی ہیں اس کو اس اقرار نامے میں لکھا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی لکھنا چاہیے کہ اس میں کون کون سی فالٹس ہیں جو کہ آپ کو مالک نے بتائے ہیں، ضرور ان سے پوچھیں، وہ لکھیں کہ اس کے علاوہ اگر کوئی فالٹ نکل آیا ود ان اتنے ڈیز یا اتنے مہینے میں، تو جو مالک ہے جو بیچ رہا ہے اس کو پراپرٹی کو، وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، کس حد تک ذمہ دار ہوگا، اس کی کیا لائبلٹی ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی پیمنٹ کا شیڈول بنانا ہے تو وہ آپ لکھیں گے کہ آپ کتنے عرصے میں یہ جو رقم آپ خریداری کی ہے وہ آپ کتنے عرصے میں ادا کرنی ہے، کتنی انسٹالمنٹس میں ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، تھرو بینک کرنی ہے، چیک کرنی ہے، یا کوئی اور یا کیش کی صورت میں کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ جب بھی آپ نے موویبل پراپرٹی یعنی منقولہ جائیداد خریدنی ہے تو اس کا اگر ایگریمنٹ کرنا ہے تو وہ پھر آپ کو اس کے مطابق کرنا چاہیے۔